हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग देखेंगे अपना सीडीपी का सेकंड प्रैक्टिस पेपर और इसमें मैंने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप दोनों मीडियम के बच्चे इसको समझ सकें और सॉल्व कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समझने के लिए शिक्षण को प्रतिबिंबित नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। यानी कौन सा पॉइंट में आप देखोगे कि बच्चे जो है किसी शिक्षण कार्य ऐसा नहीं हो रहा जिसमें बच्चे कुछ सीख रहे हैं या समझ रहे हैं। ऑप्शन पहला है, छात्रों से उनके ही शब्दों में एक घटना या एक अवधारणा की व्याख्या कराना। बी है, छात्रों को एक कानून कैसे काम करता है का वर्णन करने के लिए उदाहरण देना। सी, छात्रों समानता और अंतर देखने की सहायता करना और उपमा उत्पन्न करना। और 14 है, अलग तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के लिए सक्षम बनाना। तो बताइए, देखिए कौन सा इसका आंसर सही होगा। इसमें आपको ये देखना है कि कैसी शिक्षण प्रक्रिया है जहाँ पे बच्चा कुछ भी समझ नहीं रहा है। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वहाँ बच्चा क्या करना है, हम उसको याद करने के लिए सक्षम बना रहे हैं। याद करना, वहाँ कुछ समझा नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बयानों में से कौन अधिगम के बारे में सच है। यानी क्या बात है जो अधिगम के लिए ट्रू है, ठीक है, लर्निंग के लिए। पहला ऑप्शन है, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों से संकेत मिलता है कि उन्होंने अभी कुछ नहीं सीखा। बी है, अधिगम शिक्षार्थी के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक वातावरण प्रभावी है। सी, अधिगम शिक्षा के किसी भी स्तर पर भावनात्मक कारण से प्रभावित नहीं होता है। या डी, अधिगम मौलिक रूप में एक मानसिक गतिविधि है। तो यहाँ पे आपको बताना कि अधिगम के बारे में कौन सी बात जो है वो सच है। तो देखिए, अगर हम ये देखें कि ऑप्शन पहला ये बताता है कि बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं सीखा, ये है कि हाँ कोई बातें हैं जो बच्चों ने गलत सीख ली हैं। तो जो यहाँ पे सही बात है, आप पूछा अधिगम के बारे में क्या सत्य है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही है कि अधिगम शिक्षार्थी के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक वातावरण प्रभावी है। ठीक है, बाकी 3 पॉइंट जो है वो क्या है, गलत हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास के कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न कौन सा मानव विकास का एक सिद्धांत नहीं है। यानी कि यहाँ पे आपको बताना कौन सा इनमें से मानव विकास का सिद्धांत नहीं, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। पहला ऑप्शन है निरंतरता, दूसरा है श्रृंखलामयता, तीसरा है विशिष्ट करने के लिए जनरल, और चौथा है प्रतिवर्ती। देखिए, अगर आपको हिंदी का कोई भी शब्द समझ में नहीं आता है तो आप हमेशा इंग्लिश के जो वर्ड है या इंग्लिश के क्वेश्चन को ज़रूर देखा करिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल नहीं होगा, ऑप्शन हमारा जो डी है वो सही आंसर है, रिवर्सिबल। यानी देखिए, मानव विकास रिवर्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं है ना, कोई बच्चा बड़ा हो गया तो आप उसको अब छोटा कर दोगे, तो इसलिए ये जो होगा हमारा सही आंसर होगा। बाकी तो सारे ही जो है वो मानव विकास के सिद्धांत हैं, ठीक है, आपको मैंने पढ़ाए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थी किसके लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि बच्चों को किस चीज़ के लिए एनकरेज नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, कक्षा के अंदर और बाहर दोनों में अधिकतम सवाल पूछने के लिए। दूसरा है, अन्य शिक्षार्थियों के साथ समूह में काम के दौरान सक्रिय रूप से बातचीत। तीसरा है, जितना संभव हो उतना सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेना। और चौथा है, सवाल जो शिक्षक पूछ सकते हैं उनका सभी का जवाब याद करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी चीज़ है जिसके लिए हमें प्रोत्साहित नहीं करना है। तो देखेंगे कि पहला ऑप्शन बोलता है कि बच्चे सवाल करें, चाहे क्लास के अंदर है चाहे बाहर, तो बिल्कुल करना चाहिए। दूसरा कहता है कि समूह में सक्रिय रूप से बातचीत करनी चाहिए, हाँ डिस्कशन करना चाहिए। तीसरा कहता है कि बच्चों को हमें गतिविधियों में भाग देना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन चौथा जो ऑप्शन है वो कहता है कि शिक्षक से केवल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके जवाब उन्हें याद होने चाहिए। देखो, जहाँ पे भी रटने, याद करने, इन सब जैसे ऑप्शन आते हैं उन्हें कभी भी सही नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही होगा, क्योंकि इसके लिए कि बच्चे चीज़ों को रटें, जवाब को याद करें, इसके लिए कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युवा शिक्षार्थी के बीच वाचन की कठिनाई का एक संकेत नहीं है। वाचन की कठिनाई यानी कि बच्चा जो है उसे
रीडिंग में कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वो इसमें से कौन सी चीज़ में आप नहीं कहोगे कि ये डिफ़िकल्टी से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है अक्षर और शब्द की पहचान में, दूसरा है पढ़ने की गति और प्रभाव में, तीसरा है शब्दों और विचारों को समझने में, और चौथा है वर्तनी स्थिरता में, यानी कि स्पेलिंग कंसिस्टेंसी में। तो देखिए यहाँ पे बात पूछी गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइन ऑफ रीडिंग डिफ़िकल्टी अमंग यंग चिल्ड्रन, यानी इसमें से कौन सा आप जिसको देख के नहीं बताओगे कि बच्चे को पढ़ने में किसी तरह की कठिनाई हो रही है। तो पढ़ने की कठिनाई से रिलेटेड पूछा गया, रीडिंग से रिलेटेड, तो ऑप्शन हमारा जो 4 है वो हमारा सही होगा, स्पेलिंग कंसिस्टेंसी, यानी कि वर्तनी स्थिरता। यानी स्पेलिंग तो हम किस पे ध्यान देते हैं, रीडिंग के टाइम पे नहीं बल्कि राइटिंग के टाइम पे। अगर वहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम हो रही, स्पेलिंग याद नहीं हो रही, तो वो राइटिंग से रिलेटेड है, रीडिंग से नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बयान है पुरुष आमतौर पर महिलाओं से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या दर्शाती है। पहला है सच है, दूसरा है सच हो सकता है, तीसरा है लिंग भेद को दर्शाता है, और चौथा है वृद्धि के अलग क्षेत्र के लिए सच है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि पुरुष आमतौर पर महिला से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो पहली बात तो ये सच नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे पुरुष जो हैं वो महिलाओं से बुद्धिमान होते हैं, महिलाएं भी बहुत सारी जो हैं वो पुरुषों की तुलना में बुद्धिमान ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो सच तो है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो ऑप्शन सी है, लिंग भेद को दर्शाती है, शोज जेंडर बायस। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक उसके वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को उनके संभावित लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, कराना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उसका उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए। यानी एक शिक्षक है, मान लिया उसकी क्लास में प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ठीक है, उनके कुछ लक्ष्य हैं, उनको वो अचीव कराना चाह रहा है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, तो उसको इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है उन्हें गैर शैक्षणिक गतिविधियों का आनंद लेने के लिए सिखाना, दूसरा है उन्हें तनाव का प्रबंधन करने के लिए सिखाना, तीसरा है उन पर विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें साथियों से अलग करना, या चौथा उनकी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए उन्हें चुनौती देना। तो देखिए गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं और आपको उन्हें कोई भी उनका लक्ष्य अचीव कराना, तो इसके लिए ये नहीं है कि आप उनको शैक्षणिक गतिविधियां जो है उनको सिखाना, ये बिल्कुल सही है। तनाव को किस तरह से मैनेज करना है, टेंशन को, वो भी सिखाना ज़रूरी है, और क्रिएटिव बनाना भी ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा चुनौती देना ज़रूरी है कि वो और ज़्यादा क्रिएटिव बने। लेकिन उन्हें उनके फ्रेंड्स से अलग कर देना, उनके साथियों से अलग कर देना, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तो वहाँ पे ये हम उद्देश्य कभी भी नहीं होना चाहिए शिक्षक का, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्र प्रायोजित योजना में विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। समेकित शिक्षा यानी कि हमारी जो एजुकेशन होती है, डिसेबल बच्चों के लिए जो एजुकेशन है उसमें क्या चीज़ बोली गई है, यानी ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है नियमित स्कूल में, दूसरा है विशेष स्कूल में, तीसरा है खुले स्कूल में, या चौथा है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल में। तो यहाँ पे क्या है कि विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बोलती है कि ऐसा नहीं है कि स्पेशल चाइल्ड है तो उनके लिए कोई स्पेशल स्कूल खोले जाए, बल्कि उनको क्या है जो नॉर्मल स्कूल है उन्हीं में पढ़ाया जाए, ताकि वो अपने आप को किसी भी तरह से इन्फीरियर ना समझे। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, रेगुलर स्कूल, ठीक है, नियमित स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए मूल्यांकन का। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की त्रुटियों को दर्शाना, दूसरा है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, तीसरा है एक छात्र अगली कक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इसे तय करना, या चौथा है निदान करने और अधिगम में अंतराल का उपाय करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि मूल्यांकन या असेसमेंट जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सबसे मेन पर्पस क्या है, हम जिसके लिए मूल्यांकन करते हैं। तो
हमारा जो ऑप्शन 4 है वो जो है उसका सही आंसर है, निदान करने और अधिगम्य अंतराल का उपाय करने के लिए। देखिए बाकी सब तो ठीक है कि हमें आगे क्लास में बढ़ाना है बच्चों को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, या फिर उसने कितना सीखा है या उसने क्या क्या गलतियां की उनको जानने, इन सब के लिए भी हम मूल्यांकन करते हैं। लेकिन उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे ने कहीं पे भी चीज़ों को नहीं सीखा है, उसका जो गैप आ गई है लर्निंग प्रोसेस में, तो उसको डायग्नोस करना, उसको पता करना, ठीक है, ये सारा काम जो है मेन होता है मूल्यांकन का। इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो सबसे सही है, मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वॉज गिवन बाई। तो यहाँ पूछा गया है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो है वो किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा टोलमैन के द्वारा, सेकेंड है बंडूरा के द्वारा, थर्ड है थॉर्नडाइक के द्वारा, या फोर्थ है कोलवर्क के द्वारा। तो ये तो सीधा सीधा सा इसका आंसर होगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है हमारा बंडूरा। बंडूरा ने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को दिया था, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक आकलन के लिए एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। प्रारंभिक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिंग असेसमेंट। किसके द्वारा हम फॉर्मेटिंग असेसमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। प्रारंभिक आकलन क्या है, रचनात्मक आकलन। पहला ऑप्शन है इसमें असाइनमेंट, दूसरा है मौखिक सवाल, तीसरा है अवधि परीक्षण और चौथा है प्रश्नोत्तरी और खेल। तो कौन सा इसमें से जो है वो प्रारंभिक आकलन या आप कह सकते हैं रचनात्मक आकलन का उपकरण नहीं है। हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसका सही आंसर है अवधि परीक्षण। अवधि परीक्षण क्या होते हैं, वो एक अवधि के बाद लिए जाते हैं, जैसे कि 2-3 मंथ्स के बाद जो आपके टर्म टेस्ट होते हैं वो हमारे प्रारंभिक आकलन में नहीं आते हैं, क्योंकि वो एक तरह से सबमिटिव असेसमेंट होती है, क्योंकि हम एक लंबे से पीरियड के बाद उन बच्चों का ले रहे हैं। लेकिन असाइनमेंट हो गया या ओरल क्वेश्चन हो गए या क्विज हो गए, वो क्या है हम तुरंत से करवाते, कोई चीज़ सिखाते हैं और तुरंत से हम देखते हैं कि बच्चे का कितना फॉर्मेशन हुआ है। तो ये सभी जो है प्रारंभिक आकलन के भाग उपकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों की एक विशेषता नहीं है। आंतरिक रूप से प्रेरित यानी कि कौन सा कैरेक्टर नहीं है कि बच्चे जो है वो कैसे हैं, मोटिवेटेड हैं, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं। पहला ऑप्शन है वे हमेशा सफल हों, दूसरा है वे अपने काम करने में मज़ा लें, तीसरा है वे काम करते वक्त ऊर्जा का एक उच्च स्तर प्रदर्शित करें, चौथा है वे चुनौतीपूर्ण कार्य को पसंद करें। तो आप क्या है, अगर हाईली मोटिवेटेड हैं, ठीक है, मोटिवेटेड आप कह सकते हैं एक तरह से आप पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा सकारात्मक हैं। तो इसका यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा उसमें से बच्चे का विशेषता नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप मोटिवेटेड हैं, पॉजिटिव माइंड हैं, तो ये नहीं है कि आप हमेशा ही सफल होंगे, ठीक है, जो भी चीज़ आप करेंगे उसमें सफल होंगे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आपसे भी गलतियाँ होंगी, आप भी फेल होंगे, लेकिन हाँ फिर भी आप क्या है, आप नेगेटिव नहीं होंगे, वो आपकी पॉजिटिविटी को, वो आपकी मोटिवेशन को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा, क्योंकि वे हमेशा सफल हो ये एक प्रेरित बच्चे की विशेषता नहीं होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, ये टोटल 12 क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन थे ये। आई होप आप लोगों ने भी ज़्यादा से ज़्यादा सही किए होंगे, मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।